हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि सैम्पल पेपर। इसमें बोर्ड के आधार पर जैसे प्रश्न क्रमानुसार आते हैं उनको पहले हम लोग उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है प्रश्न इसमें खंड क का अपठित बोध, जो कि 10 नंबर का होता है। इसमें एक अनुच्छेद दिया जाता है जिसमें कि आपको 5 या 6 प्रश्न दिए जाते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है शिक्षा, शिक्षक और छात्र तीनों का परस्पर संबंध एक दूसरे के अस्तित्व के लिए उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के विभिन्न अंगों का। किसी भी एक अंग में विकृति आने से संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था संकटग्रस्त हो जाती है। प्रायः कई कारणों से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर विद्वानों द्वारा प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। पूर्व में भारत विद्या और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, जो कि गुरुकुल पद्धति पर आधारित था और जहाँ गुरु और शिष्य परंपरा स्वार्थ और लालच से ऊपर थी। वर्तमान में देखें तो शिक्षा और गुरु का संबंध ग्राहक और विक्रेता की तरह बन गया है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि शिक्षा का मौद्रीकरण होने लगा है और अंततः इसका दुष्परिणाम शिक्षा की गुणवत्ता के दूषित होने के रूप में दिख रहा है। कि शिक्षा जहाँ एक और शैक्षिक केंद्रों में मूल भाव होता है और डिग्री बांटने वाली दुकानें हर गली मोहल्ले में खुल गई हैं, वहाँ दूसरी ओर परीक्षा में सफल कराने के वादों के साथ नित्य नए नए कोचिंग सेंटर भी इस खेल में अपनी दुकान लगातार बढ़ा रहे हैं। इनका परिणाम न केवल शिक्षा के स्तर को बिगाड़ने के रूप में दिख रहा है, बल्कि ये शिक्षक और छात्र के संबंधों को भी दूषित कर रहे हैं। एक शिक्षा केंद्र में पहली आवश्यकता शिक्षक की योग्यता होती है, जबकि वर्तमान के शिक्षा बाजार में यह मुद्दा भी हाशिए पर है। वैश्विक स्तर पर शिक्षा का महत्व प्राचीन समय से विद्यमान है। प्राचीन समय में शिक्षा के वाहक गुरु होते थे, जिनका सम्मान और आदर आम जन से लेकर राजा महाराजा तक करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये शिक्षक या गुरु योग्य होते थे। अब इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा, शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध की तुलना किससे की गई है और क्यों? शिक्षा, शिक्षक और छात्र की तुलना किससे की गई है और क्यों? आपको इसी अवतरण से आपको उत्तर लिखना है। पहले का उत्तर है कि शिक्षा, शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध की तुलना शरीर के विभिन्न अंगों से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार शरीर के किसी एक अंग में विकृति आ जाने पर पूरे शरीर को जैसे कष्ट होता है, उसी प्रकार शिक्षा, शिक्षक और छात्र में से किसी एक में भी विकृति आ जाने से पूरी शैक्षणिक व्यवस्था ही संकट से घिर जाती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा का स्तर बिगाड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरा प्रश्न है कि शिक्षा का स्तर बिगाड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? इस प्रश्न का उत्तर है कि शिक्षा का मौद्रीकरण होने लगा है। इस पंक्ति का अभिप्राय यह है कि वर्तमान युग में शिक्षा को धन से तौलकर देखा जा रहा है, अर्थात शिक्षा को व्यवसाय का माध्यम बनाकर उससे केवल धनार्जन करने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न इसमें है कि शिक्षा का स्तर बिगाड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरा प्रश्न इसमें है कि शिक्षा का मौद्रीकरण होने लगा है। इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है? जिसका उत्तर आपको अभी हमने बताया,
शिक्षा का मौद्रीकरण होने लगा है। इस पंक्ति का अभिप्राय है कि वर्तमान युग में शिक्षा को धन से तौलकर देखा जा रहा है, और अर्थात शिक्षा को व्यवसाय का माध्यम बनाकर उससे केवल धनार्जन करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है कि शिक्षा का स्तर बिगाड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है। तीसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि शिक्षा का स्तर बिगाड़ने के लिए वे लोग जिम्मेदार हैं जो मोल भाव करके डिग्री बांटने वाले दुकानदार बनकर बैठे हैं और परीक्षा में सफल कराने का आश्वासन देकर धन कमाने का कार्य करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य धन कमाना ही है, शिक्षा देना नहीं। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन एवं वर्तमान शिक्षा में के स्वरूप में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है कि प्राचीन और वर्तमान शिक्षा के स्वरूप में क्या अंतर आया है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि शिक्षा का स्तर बिगड़ने प्राचीन समय में शिक्षा का स्वरूप गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित था और गुरुकुल शिक्षा पद्धति में गुरु और शिष्य के मध्य संबंध स्वार्थ और लालच से परे था, जबकि वर्तमान समय में शिक्षक और छात्र के मध्य ग्राहक विक्रेता जैसा संबंध दिखाई पड़ता है। अब अगला प्रश्न आपका है इसमें कि शैक्षणिक केंद्रों की मूलभूत अनिवार्यता क्या है। शैक्षणिक केंद्रों की मूलभूत अनिवार्यता क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है कि शैक्षणिक केंद्रों की मूलभूत अनिवार्यता शिक्षक की योग्यता है, परंतु वर्तमान समय में इसका पूर्णतः उपेक्षित रूप देखने को मिलता है। अंतिम प्रश्न इसमें है कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसमें एक शीर्षक का प्रश्न आता है जिसको कि हमें उस अंश में जिसके बारे में कहा गया है या ज़्यादा से ज़्यादा जिन का प्रयोग किया गया है उन्हीं को हम शीर्षक के रूप में देते हैं। जैसे इस गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा शिक्षा का व्यवसायीकरण। अब हम लोग, ये था आपका खंड क का। खंड क में अपठित गद्यांश आता है। अब खंड ख करेंगे। खंड ख जो है वह व्याकरण का अंश है जिसमें 16 अंक दिए जाते हैं। खंड ख करते हैं। ठीक है। खंड ख। खंड ख में सबसे पहला प्रश्न है पद को परिभाषित कीजिए। पहले प्रश्न का क है पद को परिभाषित कीजिए। पद को परिभाषित कीजिए, ये आपका पहला प्रश्न है। इसमें आप जानते हैं कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है और उसके साथ व्याकरणिक नियमों का प्रयोग होता है तब वह शब्द नहीं रहता बल्कि वह पद हो जाता है। और अब जो है आपको इसका उत्तर लिखवा देती हूँ। प्रश्न 1 का क। अब इसका उत्तर लिखिए। उत्तर इस प्रकार है। उत्तर है जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों से जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों से वचन लिंग कारक आदि से बंधकर नियमों से बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है
वाक्य में प्रयुक्त होता है, वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब वह शब्द पद बन जाता है, शब्द पद बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम उदाहरण लिखेंगे, तब वह शब्द पद बन जाता है। जैसे श्याम पढ़ता है, जैसे श्याम पढ़ता है। इसमें देखिए आप, श्याम पढ़ता है में यहाँ श्याम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गया है। यहाँ श्याम पढ़ता शब्द, श्याम एवं पढ़ता शब्द, श्याम एवं पढ़ता शब्द वाक्य में परिवर्तित हो गया है। अब इस प्रश्न में दूसरा है ख, यौगिक शब्द को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसमें प्रश्न एक का ख, यौगिक शब्द को सोदाहरण यौगिक शब्द को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है। ठीक है, अब इस प्रश्न के उत्तर के लिए ये होगा कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। पहले से जो शब्द, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के या शब्दांशों से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनका अर्थ भी अलग अलग हो, और उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे कि रसोई घर, रसोई अलग शब्द है, घर अलग शब्द है, दोनों को मिला के बन गया रसोई घर। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। उत्तर ख, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है, जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे
जैसे रसोई घर। इसमें देखिए आप रसोई शब्द एक है और एक घर, दोनों को मिला के यौगिक शब्द बन गया रसोई घर। इसमें जो है रसोई का भी अलग अर्थ है और घर का भी अलग अर्थ है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरे में क है, निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार चिन्हों के प्रयोग वाले दो शब्द छांटकर लिखिए। इसमें आपको शब्द दिया गया मंडल, साण, गंभीर और चाँद, ये शब्द दिए गए। अब इसको करेंगे प्रश्न दो है क। इसमें क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार चिन्हों के प्रयोग वाले अनुस्वार चिन्हों के प्रयोग वाले दो शब्द छांटकर लिखिए। दो शब्द छांटकर लिखिए। इसमें चार शब्द दिए गए हैं। एक है मंडल और दूसरा शब्द है साण और तीसरा शब्द है गंभीर और चौथा शब्द है चाँद। अब इन शब्दों में से हमें अनुस्वार वाले शब्द छांटकर लिखना है। तो सबसे पहला अनुस्वार वाला शब्द कौन सा होगा? मंडल। और दूसरा क्या होगा? गंभीर। ठीक है, उत्तर लिखिए। उत्तर का पहला शब्द है मंडल और दूसरा शब्द है गंभीर। ये दोनों अनुस्वार वाले शब्द हैं। ठीक है, अब अगला है ख। निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक शब्दों के प्रयोग वाले दो शब्द छांटकर लिखिए। अब हम प्रश्न 2 का ख करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक के प्रयोग वाले दो शब्द छांट कर लिखिए। दो शब्द छांटकर लिखिए। इसमें चार शब्द है। बूंद, कंगन, संवाद। शब्द है बूंद, कंगन। तीसरा शब्द है संवाद और चौथा शब्द है आंगन। चौथा शब्द है आंगन। इन चार शब्दों में उत्तर कौन सा होगा? उत्तर प्रश्न 2 का
प्रश्न दो उत्तर होगा इसमें आपका ये वाला, ये और आंगन। ठीक है, दो शब्द अनुनासिक वाले हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं, अनुस्वार और जो ऊपर बिंदी एक लगाई जाती है उसे कहते हैं। अब प्रश्न 2 का ख। उत्तर 2 ख। उत्तर 2 ख में एक ये शब्द है अनुनासिक का, यानी कि बूंद, और दूसरा शब्द आंगन अनुनासिक वाला शब्द है, आंगन। ठीक है, ये दो शब्द आपके अनुनासिक वाले शब्द हैं। तीसरा प्रश्न, इसमें अगला प्रश्न है कि विभिन्न और आशंका शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द व उपसर्ग को अलग करके लिखिए। ये अगला प्रश्न है, तीसरे का क। प्रश्न 3 का क। विभिन्न और आशंका शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द व उपसर्ग मूल शब्द व उपसर्ग अलग कीजिए। उत्तर 3 का क। उत्तर 3 का क, मूल शब्द में वी और भिन्न, वी उपसर्ग है, वी जो है ये उपसर्ग है, उपसर्ग, और भिन्न जो है वो है मूल शब्द, मूल शब्द। ठीक है, अब आशंका में आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, और शंका मूल शब्द है। ठीक है, भिन्न और आशंका में आ मूल शब्द और शंका मूल शब्द और आ उपसर्ग। ठीक है, अब हम लोग ख वाला करेंगे। ख में है, पूछा है कि वास्तविक और आरोही शब्द में प्रत्यय अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है। शब्द है वास्तविक और आरोही। ठीक है, प्रश्न 3 का ख। वास्तविक और आरोही शब्दों में मूल शब्द, आरोही शब्दों में मूल शब्द व प्रत्यय अलग करें। ये प्रश्न है। अब आप देखिए इसमें उत्तर क्या होगा। उत्तर 3 का ख वास्तव शब्द है। ठीक है, वास्तव शब्द है और एक प्रत्यय है। ठीक है, वास्तव मूल शब्द क्या है, वास्तव, और
इक ये इक जो है वह क्या है? प्रत्यय। ठीक है। और दूसरा शब्द आपका क्या है? आरोही। ठीक है, तो अगला उत्तर क्या है? आरोह। आरोह जो है वो क्या है? मूल शब्द। आरोह है मूल शब्द, मूल शब्द। और आरोही, सॉरी आरोही नहीं, आरोह और ई प्रत्यय। ठीक है, आरोह और ई। आरोह मूल शब्द हो गया और प्रत्यय क्या हो गया? ई। अब अगला प्रश्न है नियत और नियत, वात और बात शब्द युग्मों का सही अर्थ भेद स्पष्ट करें। प्रश्न 4 का क। प्रश्न 4 का क, इसमें प्रश्न है नियत, नियत और नियत, नियत और नियत तथा बात और वात, तथा वात और बात, वात और वात शब्द युग्मों, शब्द युग्मों, शब्द युग्मों का सही अर्थ भेद लिखिए। का सही अर्थ भेद लिखिए। उत्तर 4 का क्या होगा? नियत शब्द का अर्थ होता है निश्चित। नियत शब्द का अर्थ क्या होगा? निश्चित, निश्चित। और दूसरे वाले नियत का अर्थ क्या होगा? दूसरे वाले का होगा इरादा। दूसरे वाले का अर्थ होगा इरादा। ठीक है, अब अगला शब्द है वात और बात। तो सबसे पहला है वात। वात का अर्थ है हवा। और बात, बात का अर्थ क्या होगा? बातचीत, बातचीत। समझ में आ गया? अब अगला है प्रश्न कि ख, कमल और ईश्वर शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ख है कमल, प्रश्न 4 का ख, कमल और ईश्वर शब्द की दो दो पर्यायवाची, दो दो पर्यायवाची लिखी। ठीक है, अब कमल की पर्यायवाची उत्तर 4 ख। कमल की पर्यायवाची क्या होगी? कमल का आप लिखिए सरोज और पंकज। और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका, दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है ईश्वर। ईश्वर, दूसरा शब्द है ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर की पर्यायवाची ईश और भगवान।
ईश और भगवान। ठीक है। अब इसके आगे है ग। ग में आपको विलोम लिखना है। इसी का ग है प्रश्न, इसमें विलोम लिखना है। इसमें प्रश्न है कि अभिन्न और विकीर्ण शब्द का विलोम लिखना है, तो अभिज्ञ उत्तर लिखिए 4 का ग। अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ। अब अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। अनभिज्ञ। और उसके बाद विकीर्ण। विकीर्ण शब्द का होगा विलोम संकीर्ण। संकीर्ण। ये आपका प्रश्न 4 का हो गया। अब शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।